रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीएम शुक्ला आज की क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाला हूं। आज टॉपिक नहीं, आज पूरे किताब का ही निपटारा करने वाला हूं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से कक्षा 10 की गणित जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उसके बारे में, और बोर्ड में एग्ज़ाम में आप इस पूरी किताब के सभी सूत्रों को लाया हूँ। पूरी किताब के सूत्रों को एक बार देख लेना है, आपको दिमाग में बैठा लेना है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को सिखाऊंगा और सीधा दिमाग में बैठाऊंगा। तो पूरे किताबों के सूत्रों को देख लेना है। एक एक चैप्टर के सूत्रों को मैंने लिया है और पूरे किताब के सूत्र को तैयार कराने का प्रयास किया है, पूरा एकदम दिमाग में बैठाने का। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी जो अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, इस वीडियो को देख कर जाएगा तो 20 नंबर करके आएगा, क्योंकि इसमें पूरी किताब का सूत्र है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और रट्टा नहीं मारना है, समझना है, ये बात ध्यान रख लेना है आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले, जो आज कितना चैप्टर है क्या है उसके बारे में। तो आपका जो चैप्टर है वो कितना है, टोटल 14 है। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं। क्या है आप लोग जानते हो सर, क्या है, तो वास्तविक संख्याएं। ओके। नंबर दूसरा बहुपद है आपका। नंबर तीसरा दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है। नंबर तीसरा आपका दो घात समीकरण है। नंबर चौथा आपका क्या है, समांतर श्रेणी है। नंबर जो छठवां है वो क्या है, त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है। नंबर सातवां जो है आपका क्या है, निर्देश ज्यामिति है, ठीक है। ये सब चैप्टर तो हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी आप लोग को तैयार ही करना है, ठीक है। जो 8 नंबर है वो क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का क्या है, परिचय, ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमिति का अनुपात, अभी देखिए आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा। तो हमारा क्या है, जो 9 नंबर है वो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है। अब 10 नंबर हमारा क्या है, तो वृत्त है, ध्यान रखना है। 11 नंबर हमारा क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल 12 चैप्टर जो हमारा है वो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ओके, तो ये आपका हो गया 12। अब देखिए इसके बाद 13 जो चैप्टर है वो क्या है, सांख्यिकी है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 14 नंबर जो आपका है उसको भी हम देखते हैं। तो 13 हमारा हो गया ये। अब देखिए 14 क्या है, प्रायिकता है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसके सारे एक एक सूत्र को मैंने लिया है, और इस सूत्र को देखने के बाद क्या होगा कि आपको पूरी किताब एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। तो पूरे किताब का रिवीजन है, ये बात ध्यान रखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फार्मूले के साथ एक एक चैप्टर को आसानी से निपटाते हैं। ये हमारा हो गया, ठीक है, एक पीडीएफ। अब हम चलते हैं दूसरे पीडीएफ पर, यानी दूसरे पेज पर। तो इसमें हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के बारे में आप लोग को बताएंगे, ठीक। ध्यान रखना है, रियल नंबर हमारा ये हमारा रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है संख्याएं कैसी होती हैं, क्या होती हैं। तो आप जानते हैं कि क्या होती संख्याएं। संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं आप जिसे मान लो √2 माइनस में लिखा है, √-2 लिखा है, तो यह आपका काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। और वास्तविक संख्या में क्या होता है, तो वास्तविक संख्या में दो प्रकार की संख्याएं हो जाती हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। आप लोग जानते हो कि परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए आपसे पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कहेगा कि 22/7, क्या कहेगा कि 22/7, बताइए परिमेय है, परिमेय है। तो आपका ये क्या है, ये आपका परिमेय है, लेकिन आपका जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है। क्या है भैया, अपरिमेय संख्या। ये बात आपको नोट रखना है दिमाग में, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है।
अब चलते हैं हम आगे, आगे बढ़ते हैं। √2 हो गया, √3 हो गया, ये क्या है? तो ये आपका अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाता है। अब आप जानते हैं परिमेय संख्या 2/3 ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्या है। 0.25 ये सब क्या है? परिमेय संख्या। 5 भी परिमेय संख्या है। तो ये सब ध्यान रखना है। अपरिमेय संख्या के अंतर्गत जैसे आप लोग जानते हैं पाई का जो मान है वो इसलिए आपका परिमेय नहीं होता है क्योंकि वो 3.0330033 ऐसे क्या होता है? अनावर्ती होता है, लगातार चलते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। इसी को हम अशांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखना है। क्या कहते हैं? अशांत भी कहते हैं। और हमें ध्यान रखना है ये अशांत भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? अशांत भी कहते हैं और अनावृत्ति भी कहते हैं। अपरिमेय को क्या कहते हैं? अशांत और अनावृत्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब देखिए शांत किसको कहते हैं? जो परिमेय संख्या होगी वो शांत हो जाएगी। ये देखिए ये क्या है? ये आपका शांत है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, सारी बातें आपके दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो PBTQ के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्या, जो PBTQ के रूप में नहीं लिखी जा सकती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? 22/7 परिमेय है और पाई हमारा क्या है? अपरिमेय है। √3 हमारा क्या है? अपरिमेय है। अब देखो इसी को हम क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं, अनावृत्ति कहते हैं। अब पाई आपको दे दिया और क्या कह रहा है कि शांत है कि अशांत है? ऑप्शन में आपको दे दिया। अब आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो को देख लोगे तो दिमाग काम करेगा। तो आपको बताना है अशांत है या अनावृत्ति या आवृत्ति कह दे तो आपको यहीं से पहचान लेना, जो परिमेय होगा वो आवृत्ति होगा, ठीक है। ध्यान रखना है अशांत आवृत्ति, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए ये आपका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे किधर बढ़ते हैं? तो आगे बढ़ते हैं अगले PDF की ओर, ठीक है। इस प्रकार से ये चैप्टर में केवल ये चीज़ है और अभी आपको अगले PDF में हम आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। ये आपको इतना बात ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं तीसरे पेज पर। तीसरे पेज में हमारा क्या है? तो ध्यान से देखिए सर, इसको मैंने लिख कर इसलिए लाया हूँ कि टाइम कम लगे। क्या? टाइम कम लगी। तो पूर्णांक आप जानते हो, -2 हो गया, -1 हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब अगर संख्याएं मिलती हैं तो हमारा क्या हो जाता है? तो आपको ध्यान रखना है हमारा हो जाता है पूर्णांक। क्या हो जाता है सर? पूर्णांक हो जाता है। अगर आपसे कोई कहे कि पूर्ण नंबर किसे कहते हैं, तो जब प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। याद रखना है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो 0 होगी। ये बात ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में सब पूछा जाता है और आपके पेपर में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में। प्राकृत संख्या जिस संख्याओं से वस्तुओं को गिना जाता है, किससे गिनते हो? 1, 2, 3, 4 करके ना, 0 से गिनते नहीं हो। तो ये आपका सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। ये भी ध्यान रखना है और आपको ये संख्याएं भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। देखिए सम संख्याएं, तो सम संख्याएं सर क्या हो जाएगी? तो सम संख्याएं आपकी क्या हो जाएगी? जल्दी से बताइए। तो सम संख्याएं आपकी हो जाएगी 2, 4, 6। जो 2 से पूरी विभाजित वो सम संख्याएं और जो 2 से पूरी विभाजित नहीं वो विषम संख्याएं। ये आपका लिखा हुआ है 1, 3, 5, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। अब अभाज्य संख्या क्या होगी? तो वह संख्या जो क्या होता है, जिसका केवल एक और स्वयं से केवल विभाजित होती हैं। एक और स्वयं से विभाजित हों, यानी जिसकी केवल 2 गुणनखंड हों, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया अभाज्य संख्या, ठीक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपका आ गया भाज्य संख्या। चलिए सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। भाज्य संख्या सर क्या होती है, तो उसको भी हम सीख लेते हैं। भाज्य संख्या हमारी क्या होती है? तो भाज्य संख्या हमारी होती है सर क्या, जो जिसके केवल 3 गुणनखंड हों, जिसके 3 गुणनखंड हो या उससे अधिक गुणनखंड हो, लेकिन 2 ना हो। केवल 2 होगा तो अभाज्य हो जाएगी, और 2 से जब अधिक गुणनखंड हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपटीशन में पूछा जाता है और ये आपके पेपर में भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। ये आपकी भाज्य संख्या है। अब 8वां देखिए डिफिनीशन, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिसका यस्यफ 1 आए उसे सह अभाज्य कहते हैं, और जिस
जिसका SF एक ना आए, जैसे यहाँ देखिए 5 आया है ना, तो ये सहभाज्य नहीं है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलते हैं अगले पेज पर, ठीक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगला पेज हमारा क्या है, 4 नंबर, चलिए उसमें हम देखते हैं। अब देखिए इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक एक बात ध्यान रखना है हमको, ठीक है, एक एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये वास्तविक संख्या में ये बात ध्यान रखना है। सर क्या है ज़रा बताओ, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर क्या, तो कहता है कि पहली संख्या, पहली व्यंजक या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या दूसरा व्यंजक कह दे तो आपको घबराना नहीं, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या या दूसरी संख्या, ठीक है, ये कह दे तो इसके बराबर फार्मूला होता है। पहली संख्या आपको दे रखेगा और कहेगा दूसरी संख्या बताओ, तो ये फार्मूला ध्यान रखना है। आपको मासा लासा दे रखेगा तब कहेगा कि दूसरी संख्या बताओ, तो ये फार्मूला ध्यान रखना है। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, ध्यान रखना। अब चलते हैं, देखिए नंबर 2 आपका जो कहेगा, क्या कहेगा कि √2 अपरिमेय संख्या है सिद्ध करो, √3 अपरिमेय संख्या है सिद्ध करो। ये आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सिद्ध करने वाला अगर आ जाता है तो आप लोग को सिद्ध करना है, इसका मैंने वीडियो बनाया है, जाकर तैयारी करें, वहाँ से एक एक वीडियो देखें, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका आएगा तो हो जाना चाहिए। अब देखिए दूसरा चैप्टर आपका आ गया, क्या आ गया आपका बहुपद, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, ध्यान रखना है। बहुपद में हमें सर क्या क्या सीखना है, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि ये रैखिक बहुपद है, क्या AX + V ये रैखिक बहुपद है। और जब ये रैखिक बहुपद है तो इसमें और कुछ खास बात सर, तो इसमें A = 0 नहीं होना चाहिए, ये बात आपको खास याद रखना है, A = 0 नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दो घात बहुपद, तो दो घात बहुपद आपका क्या होता है, A = यहाँ 0 ना हो और जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, तो यहाँ देखिए समीकरण ये आपको दे रखा है, ठीक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब सर क्या है, तो अब आपको ध्यान देना है, अब आपका दो घात शून्यकों का व गुणांकों के बीच संबंध, ये बहुत पूछा जाता है, इस पर सवाल भी आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ये आपको फार्मूला तो सिंपल सा है, शून्यकों का योगफल कहेगा ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है, यक्स की गुणांक को रख देना है, यानी ये बी वाले पद को रख देना है, ध्यान रखना, माइनस इसके पहले, फिर x² के गुणांक, ये देखिए एक एक बात ध्यान रखना, ठीक है, तो ये हमारा ध्यान रखना चाहिए। अब ये आपका फार्मूला हो जाता है, तो इसको आपको रटना नहीं, सिंपल वाला याद रखना है, क्या, मूलों का योगफल जब कहेगा तो अल्फा + बीटा = -b/a, ये याद रखोगी, हो जाएगा काम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर कह दे मूलों का गुणनफल सर, तो उसको भी देख लेते हैं, मूलों का गुणनफल, चलिए मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल कह दे तो आपका अचर पद हो जाएगा, यानी जो सी वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट, सी आपका है, ठीक है, ये सी जो है ये अचर पद है, तो ये हो जाएगा, इसका जो गुणांक होगा वो हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा, इसमें गुणांक नहीं, ये तो संख्या ही होती है, तो ए हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, x² का गुणांक हो जाएगा, कोई समस्या, तो मूलों का गुणनफल कहेगा तो अल्फा × बीटा = c/a लगा के खटाक से आंसर लाना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे, देखिए आगे हमारा ये दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, तो दे रखा है कि दो घात बहुपद, जब कहेगा कि दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए, आपको शून्यकों का योगफल दे रखेगा और शून्यकों का गुणनफल दे रखेगा, तो आपको ध्यान रखना है, सर क्या ध्यान रखना है, क्या होता है, x² - शून्यकों का योगफल, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा + बीटा, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, अल्फा + बीटा ब्रैकेट बंद x², ठीक है, x² - अल्फा + बीटा यानी शून्यकों का योगफल प्लस क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा, ये ध्यान रखना है, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा PDF 4 हो गया, पेज नंबर 4 हो गया। अब पांचवें में देखते हैं क्या है, तो पांचवा हमारा है, याद रखना, पांचवा हमारा आगे देखो दे रखा है इसी में, ठीक है, हमारा दे क्या रखा है,
तो तीसरा चैप्टर देखिए, पांचवें पैराग्राफ में जो आपका है ये तीसरा चैप्टर है। कौन सा है? तीसरा। ध्यान रखना है तीसरे चैप्टर में हमको क्या दे रखा है। तो तीसरे चैप्टर में हमको दे रखा है फार्मूला कौन कौन से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पूरा देखना, तैयार हो जाएगा। अब आज का टाइम जो है आपके पास वो केवल रिवीजन का है और तैयार करने का ही है। ठीक है, देख लीजिए, तभी आपका मैथ आसानी से लग पाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें जो तीसरा चैप्टर आपका है उसमें कौन से फार्मूले को देखना है, कौन से सूत्र को देखना है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, आपको इसमें क्या देखना है। तो a1 देता है, इसमें दो समीकरण देता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण आपका होता है, इसी में सब हल करना होता है। अब नंबर 1 ध्यान रखना है कि आपको क्या करना होता है, प्रतिस्थापन विधि से लगाना होता है सवाल। नंबर 2 विलोपन विधि से सॉल्व करना होता है सवाल। अब चलिए, फार्मूला आप लोग जानते हो, इसी सवाल पर लगाते हैं। ये ऐसा सवाल आपको दे रखता है। ठीक है, कैसा सवाल सर? तो ये देखिए, ऐसा सवाल आपको दे रखता है। ठीक है, तो इस सवाल पर लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम अभी आप लोग को और दिखाते हैं कैसे कैसे प्रयोग। नंबर 1 ध्यान रखना, ये देखिए नंबर 1, जब आपको रेखाएं इस तरह काटेंगी, कैसे? इस तरह, तो वहाँ आपको कहना है क्या प्रतिच्छेदी रेखा है, और वो कौन सा कंडीशन होगा? तो वो कंडीशन आपका a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 की, और इसी को हम कहते हैं क्या? अद्वितीय हल। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, संपाती रेखाएं कब होती हैं? तो जब एक रेखा उसी की रेखा पर हो जाए, एक रेखा किसी पर हो जाए, उसी रेखा पर हो जाए, तो वो संपाती हो जाता है। क्या हो जाता है? संपाती हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा? संपाती रेखा हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, और इसके लिए तुम्हारा क्या होता है, ये देखिए, ये फार्मूला a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, और इसी को हम क्या कहते हैं? अनेक हल। ये बात ध्यान रखना, जब संपाती होगा a1 बटे a2 होगा, b1 बटे b2 होगा, c1 बटे c2 होगा, अनेक हल होगा। और इसी को हम आगे क्या कहते हैं, अभी हम बता दें कि इन दोनों को हम कहते हैं क्या? असंगत हल कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत हल। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं? संगत हल। और देखिए नीचे, जब समांतर रेखाएं होंगी, आपको देखना है, तब वहाँ आपका क्या होगा? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है किसके? c1 बटे c2। तो ये कौन सा कंडीशन हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत, और कोई हल नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, तैयार करना है। ठीक है, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए, बस इतना तैयार कर लोगे, बहुत ही आसान हो जाएगा काम। चलते हैं पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 में हमारा क्या कह रहा है? तो बहुत ही सिंपल है, इसमें भी देखते हैं, ये बात ध्यान रखना है। अब हम आगे चैप्टर जो हमारा है 4, इसको सब कंप्लीट लिखकर इसलिए लाए हैं ताकि हमारे पास समय कम लगे, नहीं तो इसको ख़त्म कराने में काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी समय। इसलिए मैं सोचा हूँ कम समय में आपको अधिक चीज़ प्रोवाइड करूँ, इसलिए इसको ऑलरेडी इसको कंप्लीट लिख कर लाए हैं। ठीक है, तो देखिए, जो चौथा चैप्टर आपका है दो घात समीकरण, इसमें क्या क्या आता है और क्या क्या पूछता है, तुमको विस्तार से देखना है। तो आपका जो आता है दो घात समीकरण, ठीक है, ध्यान देना है। दो घात समीकरण में क्या होता है सर? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ आपका a 0 नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। चलिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं विशेष। अब आपको आगे बढ़ना है, क्या है? गुणनखंड विधि से। नंबर 1 सवाल आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा, इसको ध्यान इतना ख्याल रखना है कि ऐसा आपको मिलेगा, और उसका हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड, नंबर 1। फिर देखिए नंबर 2 आपको कहेगा कि इसको किस सूत्र से लगाइए, श्रीधराचार्य सूत्र से लगाइए या द्विघात सूत्र से लगाइए। तो ये फार्मूला आपको x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इस फार्मूले को ध्यान रखना है। चलिए आगे हम थोड़ा और बढ़ते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। और इसी फार्मूले से उत्पन्न हुआ है d, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विविक्तर। क्या कहते हैं? विविक्तर। ठीक है,
इसके बराबर क्या होता है, कभी कभी कहता है विवेक्तर ज्ञात कीजिए, डी ज्ञात कीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये भी फार्मूला याद रखना। अब सर ये क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो a एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसका गुणांक है, a का मान, b का मान, c का मान, यहाँ से आप निकालोगे। कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे। ये बात ध्यान रखना, यहाँ से तुम निकालोगे और उस फार्मूले पर रख दोगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक, इस फार्मूले पर रखना होता है। अब देखिए इस फार्मूले पर रखना होता है तो आसानी से आपका आंसर आ जाता है। ये फार्मूला आपको ध्यान ही रखना है। ठीक, अधिक समय ना लेते हुए कार्य को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब आगे हम लोग को क्या करना है, आगे हमारा नंबर 3 है। नंबर 3 सर क्या ध्यान देना है, तो नंबर 3 आपका क्या है, जब 0 से बड़ी संख्या आएगी अर्थात धनात्मक होगा मूल, तो हम लोग को क्या कहना है, हम लोग को बताना है कि मूल वास्तविक व असमान होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक व असमान होगा। ये बात ध्यान रखना है। क्या, जब आपका विवेक्तर धनात्मक आएगा तो आपको जो संकेत बताना होगा वो क्या होगा, मूल वास्तविक व असमान। और जब आपका बराबर होगा तो आपको क्या बताना है, शून्य यानी है, तो मूल आपका वास्तविक व समान होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए जब आपका डी जो होगा वो 0 से छोटा होगा, ठीक है, छोटा होगा यानी -2 3 आ जाएगा, तब आपका ऋणात्मक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ऋणात्मक कहा जाएगा। और मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो आपको कंडीशन भी याद रखना है, जिससे आपसे कह दें मूल काल्पनिक है तो कौन सा कंडीशन होगा, बताइए, ये होगा कि आपका ये होगा कि ये होगा। तो आपको ध्यान रखना है, बात एक एक ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपका कौन सा है, तो आपका है कौन सा, आपका 5वां नोट। देखिए नोट आपको ध्यान रखना है, डी आपका 0 हो तब आप कह सकते हैं क्या, कि मूल आपका क्या होगा, x बराबर -b/2a कामा -b/2a। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कंडीशन आपका हो जाता है। चलिए इस प्रकार से ये आपका चौथा चैप्टर हो गया समाप्त। अब हम बढ़ते हैं आगे। कहाँ बढ़ते हैं, 5वें चैप्टर में। कौन से फार्मूले का प्रयोग करना है, ध्यान रखना है, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी में सर क्या करना है, अर्थमेटिक में क्या करना है, तो चलिए इसको भी हम आप लोग को बताते हैं। इसमें आपको दे रखेगा, सर क्या दे रखेगा, तो आपको ऐसे आपको समांतर श्रेणी दे रखेगा, कहेगा 2, फिर आपको दे देगा 3, फिर 4 5 करके देगा। अब आपको कहेगा तो ये आपका कौन सा पद हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, a1/a2। इसको हम कहते हैं a1, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। जो आपको दे रखता है समांतर श्रेणी वो आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद हो जाता है। अब चलिए इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम लिखते हैं कैसे, इसी को नंबर 1 बात में हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि जो पहला पद आपका होता है उसे प्रथम पद ए से प्रदर्शित करते हैं, और जब इसके बीच का अंतर निकालते हैं तो हमें क्या जानना चाहिए, सर्वांतर पद डी होता है। क्या होता है, अब डी में आपको फार्मूला जानते हो, डी निकालने के लिए क्या होता है, बराबर a1 a2 होता है। क्या होता है, a2 माइनस a1। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, a2 माइनस a1, ये आपका फार्मूला होता है, तब आपका सर्वांतर ज्ञात होता है। ये फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसको हम कभी कभी कुछ लोग ऐसे लिखते हैं T1 T2 टर्म लिखते हैं। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, तो अब हमारा डी हो गया, n वां पद हमारा होता है ये फार्मूला, ध्यान रखना है। जब हमें कहेगा कि n वां पद ज्ञात कीजिए तो इस फार्मूले का प्रयोग करना है कि अंतिम पद an बराबर a प्लस n-1 और इंटू डी। ठीक है, ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है। चलिए आपका जैसे ये देखता है तो आपको ज्ञात करने के लिए 8वां पद, तो ये आप लोग ऐसे देखिए, ये आपका बन जाएगा। जब 8वां पद कहेगा तो ये आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, a8 और बराबर a प्लस 7d, ये आप लिख सकते हो। इस फार्मूले पर भी कई बार मान ज्ञात किया जा सकता है, a दिया हो, d दिया हो, तुरंत आप मान ज्ञात कर सकते हो। चलिए आगे हम और बढ़ते हैं। तो और हमारा क्या है, और हमारा है कि n पदों का योगफल। क्या है, n पदों का योगफल।
यानी हमको दे रखा है यस यन बराबर यन बटे 2। जब यन पदों का योगफल कहेगा पदों की संख्या बताइए, संख्याओं का योग बताइए, तब आपको ये फार्मूला लगा ही देना है, ये फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले पर आप याद करेंगे। अब जब आपको अंतिम पद दे रखेगा तब आपको ये फार्मूला लगा देना है, ठीक। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ये कोई सोचने वाली बात ही नहीं, बहुत ही सिंपल है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब आपको दे रखेगा ए और डी दे रखेगा तब आपको फार्मूला ये लगा देना है, और जब आपको अंतिम पद दे रखेगा, ए दे रखेगा, यन दे रखेगा, तब आपको फार्मूला ये लगा देना है। हलवा छाप आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। PDF नंबर हमारा जो है पेज नंबर जिसे कहेंगे 7, तो उसमें हमारा क्या है, जो हमारा चैप्टर 6। चलिए देखिए, 6 चैप्टर में आपको थेल्स प्रमेय आपको ध्यान रखना है। क्या कह रहा है थेल्स प्रमेय, क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेपित करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये अनुपात आपको दे रखा है AD बटे BD बराबर AE बटे EC हो जाएगा, ठीक है। अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। बस यही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, दूसरा है ही नहीं। अगर आपको दिमाग में थोड़ा कम आया है, पीछे एक बार कर लीजिए, एकदम बैठ जाएगा, कोई समस्या है नहीं। बस ऐसे याद कर लेना है, एकदम रटना है नहीं। तो सिंपल तरीके से ये आपका प्रमेय आपका हो गया, ठीक है। 6.1 प्रमेय जिसको कहते हैं किताब के हिसाब से। बाकी ये थेल्स की पहली प्रमेय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आपको यही ध्यान रखना था। अब आगे हम बढ़ते हैं, आप लोग को और दर्शन कराते हैं। देखिए, आपको इसमें और क्या जानना है सर, तो आपको एक बात ये ध्यान रखना है, क्या त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटी क्या होता है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। याद रखना, क्या सर याद करेंगे, तो दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। उनकी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तथा नंबर 2 में आपको लिखकर दिया है कि तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपात होती हैं, ठीक है, एक ही अनुपात में होती हैं। तो ध्यान रखना है, इसमें आपको 3 कसौटी ध्यान रखना है। आपको क्या क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है सर क्या, तो नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए साइड एंगल साइड। फिर नंबर 2 क्या होना चाहिए, नंबर 2 आपका होना चाहिए एंगल एंगल एंगल, ये आपको मिलना चाहिए। अगर ये तीनों शर्त मिल जाती है तो आपका सर्ग समरूप हो जाता है, ठीक है। अब देखिए नंबर 3 जो आपका है क्या होगा, आपका हो जाएगा साइड साइड साइड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आप लोग को सिखाते हैं वहाँ भी, ठीक है। आगे हमारा जो 7वां PDF है, यानी 8वां PDF है, 8वां पेज नंबर है, उसमें पूरा मिल जाएगा विस्तार से। चलिए मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, आसानी से सिखा देता हूँ। ये इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको दे रखा है, क्या दे रखा है सर, तो आपको दे रखा है त्रिभुज इच्छा। आपको जो है इसमें और ध्यान ये रखना है कि त्रिभुज की समरूपता कसौटी के लिए आपका जो नियम है वो ध्यान रखना है। क्या, साइड साइड, जो भी मैंने बताया आपको, एंगल एंगल, ये अगर आपको मिल जाता है, या साइड साइड। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर तीनों कोण मिल जाए, क्या मिल जाए, तीनों कोण, तो आपका समरूप हो जाएगा। ये जैसे त्रिभुज, अगर तीनों भुजाएं मिल जाए, तीनों भुजाएं मिल जाएं बराबर, इसकी 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 इसकी, ठीक है, तब आप कह सकते हैं कि यह क्या है, समरूप है। अगर आपका एक कोण मिल जाए, उसकी संगत दो भुजाएं जो होती हैं वो आपको मिल जाए, जैसे अभी आप समझो, ये देखिए ये दोनों भुजाएं हैं और इसका कोण हो, ये और ये बराबर हो दोनों त्रिभुज में, और ये कोण भी बराबर हो, तो आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए आगे हम और बढ़ते हैं, आप लोग को सिखाते हैं बड़े ही शानदार तरीके से। देखिए तो क्या है, तो ये आपका समरूप हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, निर्देश ज्यामिति, हमारा जो है 7वां चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 7वें चैप्टर में सर क्या कह रहा है, तो आपको दे रखा है,
क्या दे रखा है। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट में जो आपका होता है वो क्या होता है, प्लस प्लस चिन्ह होता है, दोनों धनात्मक होता है। सेकंड में आपका क्या होता है, तो जो आपका भुज होता है, पहले वाले यक्स को, पहले वाले क्या कहते हैं, पहले वाले को भुज कहते हैं, दूसरे वाले को कोट कहते हैं। तो फर्स्ट में क्या होता है, भुज और कोट यानी यक्स और वाई, इसको हम यक्स और वाई भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यक्स और वाई, ये भी ध्यान रखना है हमको, यक्स और वाई भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा दोनों धनात्मक होता है पहले वाले में, और दूसरे वाले में क्या होता है, भुज आपका होता है ऋणात्मक और जो कोट आपका होता है धनात्मक। ये ध्यान रखना है, ये दूसरा चतुर्थांश है और ये फर्स्ट चतुर्थांश है। तृतीय में क्या होता है, तीसरे में, तो तीसरे में दोनों ऋणात्मक होते हैं। चौथे में क्या होता है कि आपका भुज जो होता है, भुज यानी पहला वाला वो धनात्मक होता है, कोट यानी दूसरा वाला यानी वाई का मान वो ऋणात्मक होता है। ये बात आपको ध्यान रखना ही रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या, आपका जो मूल बिंदु को है, इसी में आपका जो बीच वाला वो आपको दिख रहा है, वो आपका मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु का जब निर्देशांक पूछे तो आपको बताना है क्या सर, 0 0 याद रखना है। अब कहेगा उसके बाद कहेगा यक्स अक्ष पर बिंदु, तो आपको ध्यान रखना है यक्स अक्ष पर कहेगा तो वाई आपका 0 होगा, ये ध्यान रखिए, और यक्स पर कोई ना कोई बिंदु होगा। अब जब वाई अक्ष कहेगा तो वाई पर कोई ना कोई बिंदु होगा और यक्स आपका 0 होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट बहुत है। नंबर दूसरा देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, x1 माइनस x2 इस ब्रेकर लगा के स्क्वायर कर दो, प्लस y1 माइनस y2 ब्रेकर लगा के स्क्वायर कर दो, अंडर रूट तो इसमें लगेगा ही लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए ये आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, बहुत ही पूछा जाता है। चलिए देखते हैं तीसरा आपका क्या है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। जब मूल बिंदु से कहेगा यानी आपको कोई बिंदु दे रखेगा और कहेगा मूल बिंदु, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको कोई बिंदु पहले दे रखेगा 2, 3 और आपसे कहेगा कि मूल बिंदु से दूरी, तब आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चुटकियों में आंसर बता देना है। ये आपसे कहेगा कि मूल बिंदु से दूरी याद करने के कौन सा फार्मूला होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल वाला, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 8वें, यानी अगला पेज हमारा क्या है। अब देखिए 8वां जो चैप्टर आपका है क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। इसमें सर क्या कह रहा है, तो इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या मिलेगा सर, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। और थीटा के सामने वाला, जिससे आपको ये दे थीटा, थीटा के सामने वाला आपका हो जाएगा लंब और बाकी आधार। अगर थीटा यहाँ हो जाए तो आपका लंब ये हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठा रखना है, बस कोई ज़्यादा बात नहीं। दूसरा नंबर, आपको अनुपात का जब फार्मूला, तो वहाँ आपको कैसे ध्यान रखना है, तो आपका लंब बटे कर्ण हो जाएगा और आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। कास का साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कास का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन का हो जाएगा क्या, तो टेन का आपका हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। फिर कॉट का क्या हो जाएगा सर, तो काट काशिक का क्या हो जाएगा, तो काशिक का हो जाएगा कर्ण बटे हो जाएगा आपका लंब, कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब। सेक का क्या हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। काट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। अगर तुम्हें नहीं याद हो रहा है तो उसके लिए शुक्ला से ट्रिक भी लाए हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, और कास का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। टेन का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। इसी का उल्टा कर दो तो काशिक का प्राप्त हो जाएगा, काट का प्राप्त हो जाएगा, काशिक का और सेक का और काट का प्राप्त हो जाएगा। सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से ये आपका हो गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर आधारित सवाल आते ही आते हैं। चलिए अब आपका जो है
क्या है सर, तो अब आपका है ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। और देखिए cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, इस पर सवाल आता ही आता है। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1/ क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए दो फार्मूला और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। tan थीटा बराबर आपका होता है, वो क्या होता है सर, तो आपको ध्यान रखना है, आपका होता है क्या, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। मैंने कई बार आपको पढ़ाया भी है, तो आप जाके वहाँ तैयारी करें, यूट्यूब पर भी देखिए। तो देखिए ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है सर, क्या है, तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाता है क्या, 1 आपका हो जाता है। कितना हो जाता है, तो आपका सर हो जाता है आपका साइन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 हो जाता है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, तुम सेक को रोको, टेन को उधर कर दो, मान ज्ञात कर सकते हो, साइन का मान ज्ञात कर सकते हो, कॉस का मान ज्ञात कर सकते हो आप लोग आसानी से। तो ये फार्मूला आपका जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको करा दिया। ठीक है, ये 8 नंबर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, ध्यान रखना है। इसमें सर क्या दे रखा है, तो इसमें आपको साइन 0 आप जानते ही हो, 0 0 होता है। साइन 30 क्या होता है, 1/2। साइन 45 1/√2। अगर आपको नहीं पता तो जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इसका ट्रिक। अगर नहीं पता तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा भी ट्रिक लास्ट तक। तो साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 30 1/2 हो जाएगा, साइन 45 क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, साइन 90 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 1। बस हो गया। अब आपको काश का याद ही नहीं करना पड़ेगा, आपको केवल उल्टा कर देना है। ये आपका 90 है, उठा के सब पूरा उल्टा कर दो, हो गया। देखिए ये देखिए यहाँ हो गया, ये यहाँ आ गया, ये सेम ही है, और ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, उल्टा। अब देखिए टेन का भी देख लेते हैं इसी प्रकार से। तो टेन का सर क्या हो जाएगा, तुम ध्यान रखो, तो टेन का आपका क्या हो जाएगा, टेन 0 0, टेन 30 क्या हो जाएगा 1/√3, और टेन 60 क्या हो जाएगा आपको, टेन 45 1 हो जाएगा, टेन 60 हो जाएगा √3, और टेन 90 आपका हो जाएगा अपरिभाषित, याद रखना। और देखिए इसी का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, तो इसी का उल्टा आपका हो जाएगा एकदम, इसी का उल्टा, टेन का उल्टा आपका हो जाएगा क्या, कॉट। हो गया सिंपल। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखना ही देखना है, रटना तो सिखा नहीं रहा हूँ, कह रहा हूँ एक बार देख लो। ये देखिए उल्टा हो गया, कॉट का याद हो गया पूरा, उल्टा कर देना है, काम खत्म। अब देखिए उसके बाद सर, तो उसके बाद आपको देखना है किसका, सेक का। तो सेक का एक बात ध्यान रखो, सेक 0 0, सेक 0 1, सेक 30 कितना हो जाएगा 2/√3, सेक आपका कितना हो जाएगा, सेक 45 आपका √2 हो जाएगा, और सेक 60 आपका हो जाएगा आपका 2, और सेक 90 आपका परिभाषित हो जाएगा। कासेक का क्या होता है सर, तो कासेक का ध्यान रखना, कासेक का बस सेम उल्टा हो जाता है। 3 ही केवल पैटर्न याद करना है, 3 यानी आपका 6 7 मान याद करना है, बस हो गया। अगर आपको नहीं पता हो रहा है तो और ट्रिक भी देख लीजिए, और नहीं तो ये 3 याद कर लीजिए, और ये 3 आपका क्या हो जाएगा, उल्टा ही हो जाएगा। सिंपल तरीके से ये भी आपका हो गया। अब इसमें ध्यान रखना, आपसे कहेगा हो सकता है 60 पूछ ले, तो आपका साइन आपका ये जानते हो, ये आपका जया होता है, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है कोज्या होता है, और ये आपका टेन होता है, यही सब पूछता है। अब आपको 60 फॉर्म देखिए, ये आगे हम बढ़ते हैं, आप लोग को आगे मिलाते हैं अगले सवाल के साथ। ठीक है, अगले सवाल से, अगला सवाल हमारा क्या है, तो देखिए 9 चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना है इसको। इसमें क्या आपका है, आपको इतना बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है सर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई नीचे से ऊपर की ओर देखेगा, कहाँ से, नीचे से जब आपका ऊपर की ओर देखेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा उन्नयन कोण। क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। ये क्षैतिज है, ये आपको ध्यान रखना है, ये दृष्टि रेखा है, इससे आपको देखा जाता है। तो इस जब आपको ऊपर देखना होगा तो उन्नयन कोण, और जब हमारा क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर देखना होगा, ये देखिए ऊपर से नीचे की ओर देखना होगा, तो क्या हो जाएगा,
अवनमन कोण हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए ये समांतर है ना, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। इस पर कई सवाल होते हैं, आपको सॉल्व करना होता है, बाकी इसमें कोई नहीं। आपको सिंपल वही tan cos थीटा का लंब बटे अनुपात वाला फार्मूला लगाना है, फटाक से मान ज्ञात कर लेना है। तो इस प्रकार से ये आपका 9 चैप्टर हो गया। अब चलते हैं आगे, हम बढ़ते हैं आगे। हमारा क्या कह रहा है 10वां चैप्टर। तो 10वां हमारा वृत्त है। क्या है सर? तो वृत्त है। सर वृत्त में क्या करना होता है? तो वृत्त में आपको ध्यान रखना है छेदक रेखा, जब वृत्त को आर पार छेद कर दे छेदक रेखा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और वृत्त को स्पर्श करे, ये देखिए एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है ना, तो स्पर्श रेखा हो जाएगा। अब देखिए आपका अप्रच्छेदी रेखा है, क्योंकि आप देख रहे हो वृत्त को कहीं टच ही नहीं कर रहा है, तो अप्रच्छेदी रेखा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं वृत्त में। इसी में आपको ये बात भी ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की संख्या, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो सकती है? तो एक वृत्त से स्पर्श रेखाएं की संख्या क्या होगी, बताइए जल्दी से। तो आपको बताना है सर 1 हो जाएगी, क्योंकि एक बिंदु से केवल इस एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बाह्य बिंदु से अगर कोई बाहर बिंदु एक हो तो उससे केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखिए अंदर कोई बिंदु अगर स्थित है तो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं, यानी शून्य रेख स्थिति तो होगी। अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ आपको शून्य करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या दे रखा है, ये भी दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखाएं नहीं, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। और वृत्त में केवल वृत्त एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए ये आपका हो गया, आप लोग तैयार करते रहना। चलिए अब आप PDF बात करते हैं। जो PDF हमारा है 11, यानी पेज नंबर जो हमारा है 11, उसमें सर क्या दे रखा है? तो उसमें आपको ध्यान रखना है 11 चैप्टर में। चलिए 10 चैप्टर में आपको 2 परिमेय भी ध्यान रखना है, नंबर 1 नंबर 2। क्या है सर? जल्दी से बताइए। तो 2 परिमेय आपका क्या है, ध्यान दीजिए। तो चलिए जो 11 चलिए चैप्टर 10 के बारे में बात करते हैं। हमारा क्या कह रहा है इसमें, एक बात और ध्यान रखना है। जो पाठ 10 है यानी वृत्त है, उसमें 2 परिमेय आपको भी ध्यान रखना है। क्या है ये हमारा है, कह रहा है कि परिमेय नंबर 10.1 का जो है, कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये देखिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये आपका वृत्त है। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, किसी बिंदु, मान लो ये आपका कोई बिंदु है, स्पर्श रेखा है ना, तो इस पर जब कोई स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, यानी 90 अंश का कोण बनाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जब ये बात ध्यान रखना होगा तो ये चित्र आपको दिमाग में बनना जाना चाहिए। क्या कि वृत्त के स्पर्श रेखा से या स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंब होती है, यानी 90 डिग्री कोण बनाती है। इसको सिद्ध करने का भी आता है, तो आप जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए, मिल जाएगा वीडियो, यहीं पर मिल जाएगा, हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा। तो तैयार कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो बाह्य बिंदु अभी आपने चित्र भी देखा था कि बाह्य बिंदु ये देखिए गोला बना है आपका, और ये बाह्य बिंदु इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी ये स्पर्श रेखा, ठीक है, इसको टच करे तो ये आपका क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है, इसकी जो दूरी होती है बेटा, अभी मैं आपको यहाँ अच्छे से दिखा देता हूँ। इसकी जो दूरी होती है क्या होती है, दूरी जो होती है इसकी वो क्या होती है, तो बराबर होती है। जैसे देखिए ये दूरी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ कि गोला ये मैंने बनाया, क्या बनाया, गोला। अब देखिए इसकी जो दूरी होगी, ये जो दूरी ये आपका है, ये आपका क्या होगा, दोनों समान होगा। ये परिमेय आपका दूसरा है, ठीक है। इस पर सवाल आप लोग लगा सकते हैं, कई सवाल आएगा। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया,
ठीक, ओके, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं 11 चैप्टर पर। किस पर? चैप्टर 11। ठीक, चैप्टर 11 पर बात करते हैं। चैप्टर 11 हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो हमारा कह रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको भी तैयार कर लेना है हम लोग को। देखिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसमें नंबर 1 फार्मूला ध्यान रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल कहेगा तो पाई आर स्क्वायर। अब आपका कह दे कि सर बताइए, आपसे पूछेगा, कहेगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। नंबर 2 फार्मूला वृत्त का परिधि, तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। नंबर 3 आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब कहेगा तो पाई आर स्क्वायर बटे 2, याद रखना, आधा कर देना है क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहेगा तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये आपका 3 हो गया। नंबर 4 आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 आपका क्या कहेगा, कहेगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त खंड का जब क्षेत्रफल कहेगा तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का त्रिज्या खंड त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बात आपको ध्यान रखना है। जब कहेगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो आपको ध्यान रखना है त्रिज्या खंड का सूत्र लगाना है, माइनस कर देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आंसर तुरंत ही आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये हमको ध्यान ही रखना है। चलिए, 5वां हमारा क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सूत्र है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र, क्या, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, इस पर सवाल आता है और विद्यार्थी कभी देखते ही नहीं, दिमाग से उड़ जाता है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं, आपका जो 7वां नंबर है, वो भी देख लेते हैं। तो 7वां नंबर आपका क्या कह रहा है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई आपकी होती है यल बराबर थीटा 360 और आपका गुणे 2 पाई आर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब आपसे कहेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या कहेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ आपको लगाना है थीटा 360 पाई आर और यहाँ लगा देना है थीटा, जब आपको चाप की लंबाई कहेगा थीटा 360 2 पाई आर। ठीक है, आपको ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल है, रटना नहीं है। देखिए, इसमें क्षेत्रफल वाला लग गया है, इसमें परिधि वाला लग गया है, बस हो गया सिंपल से। तो 12 चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं इसको, इसमें कौन कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से फार्मूले आते हैं, क्या है, कैसे है, ध्यान से देखना है। ठीक है, इसको देखने के बाद आपका 80% विद्यार्थी क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा अगर पढ़ के आया है, और नहीं आया तो जाइए तैयारी करिए, अभी समय है। आप 1 आधा घंटा हमारा वीडियो मैंने बनाया है, जल्द ही उसको देखिए, तैयारी करिए, हो जाएगा। तो देखिए, नंबर 1 आपको ध्यान रखना है घनाभ, क्या सर, घनाभ, कौन सा फार्मूला, घन वाला, यानी घन वाला फार्मूला, घनाभ का तो नीचे भी देखते हैं, घन वाला आपको ध्यान रखना। तो घन का जब आपको घन दे रखे और आपसे कहे कि वक्र पृष्ठ निकालिए, तो भुजा स्क्वायर 4 भुजा स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर, तुरंत आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ कहे तो 6 स्क्वायर कर देना, आयतन कहे तो भुजा क्यूब। ठीक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 घनाभ का फार्मूला, वक्र पृष्ठ कहे तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और इसके गुणे में क्या कर देना है आपको, यच कर देना है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, वक्र पृष्ठ आपका हो जाएगा। अब देखिए, आपको कहेगा सर क्या कहेगा, तो आपको ध्यान रखना है, जब आपसे कहेगा सर क्या कहेगा, जब आपसे कहेगा कि संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए फार्मूला आपको ध्यान रखना है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए सर फार्मूला क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अब देखिए, आयतन तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फटाक से आंसर आ जाएगा। तो ये दूसरा आपका हो गया फार्मूला। अब आपको हम बात करते हैं, दूसरा हो गया ना, तीसरे पर शंख क्या कह रहा है। शंख का आपका होता है, ये चित्र आपको ध्यान रखना है, शंख वाला।
ठीक है। तो शंख में क्या होता है, आपको ऊंचाई और आपको तिरछी ऊंचाई दे रखा है और आपको ऊंचाई दे रखा है और आपका त्रिज्या दे रखता है। तो यहाँ आपको जब कहेगा कि तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए तो यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए वक्र पृष्ठ का जब कहेगा तो वक्र पृष्ठ में आपको क्या करना है, पाई आर यल। क्या करना है सर, तो पाई आर यल हो जाएगा आपका। शंख का जब कहेगा कि वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए तो आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, पाई आर यल हो जाएगा। अगर आपसे कह दे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कह दे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको ध्यान रखना है पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना। यानी वक्र पृष्ठ, शंख का वक्र पृष्ठ और वृत्त का आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल वाला फार्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आसानी से प्राप्त क्या हो जाएगा, आपका प्राप्त हो जाएगा पाई आर और ब्रैकेट में यल प्लस आर, ये आपका प्राप्त हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ, शंख का संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल आपको पता चल गया, क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर। ठीक है, अब देखिए आयतन का कहेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर यच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यच। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका शंख का भी हो गया। अब चलिए बेलन का कहेगा तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, याद रखना है। तो वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर यच होता है, याद कर लेना। और आपसे कह दे कि संपूर्ण पृष्ठ, क्या कह दे, संपूर्ण पृष्ठ, तो 2 पाई आर यच प्लस, आपको ये ध्यान रखना है कि वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी दोनों जो आपका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 2 बार जोड़ोगे तब आपका ये प्राप्त हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ आपको एक अगर देखा जाए तो एक क्या बनेगा, 2 पाई आर और आपका हो जाएगा एच प्लस आर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेलन का सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेलन का सूत्र। अब देखिए अगर यहीं पर कह देता कि शंख का आयतन, शंख का आयतन आपका होता है सर क्या, आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो यहाँ बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस प्रकार से ये भी आपका हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगला पेज हमारा क्या है, देखिए जब गोले का फार्मूला कहेगा तो क्या हो जाएगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो आज सीख लीजिए। गोले का फार्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर कह दे गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान ही रखना है। ठीक, अब देखिए अगर अर्धगोले का कह दे तो क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जब कहेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे कह दे कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ तो आपको ध्यान रखना है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या, 3 पाई आर स्क्वायर। अगर कह दे कि अर्धगोले का आयतन तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इस प्रकार से ये आपका 12 चैप्टर समाप्त हो गया। अब चलते हैं 13 वाले चैप्टर पर। 13 चैप्टर हमारा क्या है, तो सांख्यिकी है। ठीक है, स्टैटिक्स। ठीक, अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम आप लोग के जो इसमें सूत्र है उसको भी कराते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इसमें क्या है, मध्य। सबसे पहले आपको माध्य ज्ञात करने को कहेगा तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है माध्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आपसे कहेगा कि प्रत्यक्ष विधि, कैसे, प्रत्यक्ष विधि, तब आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आपका माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बट्टे क्या हो जाएगा, सिग्मा यन। यानी यन यानी आपका बारंबारताओं का योग। यन अगर कह दें तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बारंबारताओं का योग हो जाएगा। ठीक है, आपको कह दे काल्पनिक माध्य विधि द्वारा लगाइए तो काल्पनिक माध्य विधि द्वारा जब कहेगा तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे यन। ठीक है, यन हमारा क्या हो जाएगा, तो बारंबारता संख्याओं का योग हो जाएगा। आप लोग जानते हो सिग्मा जो आप कहते थे क्या, सिग्मा
एफ कहते थे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब चलिए जो चौथा नंबर आपका है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि से कहेगा, जब ये दोनों विधि से कहेगा तो 5-5 नंबर का कम से कम आएगा, और जब ये दोनों सवाल आएगा तो आपका 2-3 नंबर में आ जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जब विधि कहेगा तो आपका 5 नंबर या 8 नंबर में जरूर देखने को मिलेगा। तो पद विचलन विधि आपका क्या हो जाएगा, माध्य बराबर ए प्लस आपका सिग्मा एफ यू बटे एन गुणे एच हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यू आपका क्या हो जाएगा, तो यू आपका डी बटे एच होता है। आप जानते ही हो, मैंने आपको कराया है, सिखाया है, वहाँ जाइए सीखिए और एक एक चैप्टर को तैयार करिए अच्छे से, ठीक है, अगर नहीं तैयार है तो। अब देखिए यहाँ फार्मूले से तुम्हारा क्या होगा कि चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, सब दिमाग में आ जाएगा। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया 13। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो अगला पेज हमारा क्या है, जो हमारा 13 पेज है उसमें हम लोग को दे रखा है और भी फार्मूला इसी चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें और इम्पॉर्टेंट भी आपको फार्मूला देखने को मिलेगा। माध्यिका जी देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपका, जब आपको पदों की संख्या सम हो तब ये फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला, ये जब आपको पदों की संख्या सम दे रखेगा तो फार्मूला ये लगेगा, आप लोग जानते हो। अब जब आपको पदों की संख्या विषम दे रखेगा तो ये फार्मूला लगेगा आसानी से। अब माध्यिका देखिए ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब माध्यिका जब आपको दे रखेगा, क्या माध्यिका आपको एकदम चार्ट सारणी दे रखेगा, तब आपको ये लगाना है, ठीक है। क्या है, यल प्लस एन बटे 2 माइनस सी, संचयी बारंबारता भी दे रखेगा, आपको एफ एच भी निकालना होगा, तब आपको ये लगाना है, ठीक है। तब वहाँ सब क्या लिखना है, यल आपका वहाँ हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्गों की निम्न सीमा, ठीक है। अब देखिए बारंबारता का योग, ये आपका क्या हो जाएगा, बारंबारता का योग, जो आप लोग जानते हो, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, ये वहाँ देखिए सीखिए। और ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग सीमा, जब क्या हो जाएगा, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता, सी आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माध्यिका वर्ग की ठीक सबसे पहले वाली, क्या है, ठीक सबसे पहले वाली वर्गों की संचयी बारंबारता, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम आगे, आपको दिखाते हैं, आगे जो हमारा है उसको भी दिखाते हैं। जब आ जाएगा बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो आपको पद अगर दिया है, देखिए नंबर 1 ध्यान देना, जिस पद की बारंबारता अधिक हो उसे बहुलक होता है, वही बहुलक होता है आपका। जैसे मान लो कोई सारणी आपको दे रखा है, उसमें 5 बार कम से कम 5 आया है, बाकी सब 1-2 बार आया है, तो 5 आपका बहुलक हो जाएगा। तो ये आपको, तो देखिए बहुलक का जो दूसरा फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब सारणी आपको दे रखेगा तब लगाना है। चलिए आपको ध्यान रखना है, बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस आपका क्या हो जाएगा, F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुणे एच हो जाएगा। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अब सर इसका उपयोग देखिए, ये क्या है, यल क्या है, तो यल आपका बहुलक क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, एच आपका वर्ग सीमा है, एफ क्या है आपका, तो एफ आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता है, तो F0 आपका क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। ये आपको ध्यान ही रखना है। अब चलिए आपका F2 क्या है, तो F2 आपका क्या है, ध्यान रखना है, F2 आपका है बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। आपको उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही होगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो 100% आपको देखने को ही मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 3 माध्यिका बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 माध्य प्लस बहुलक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये आपका समाप्त हो गया 13वां चैप्टर। अब चलते हैं PDF पेज नंबर 14 पर। ये इसमें क्या करना है सर, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें सर क्या ध्यान रखना है, तो ये आपका प्रायिकता आ गया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है क्या आता है, तो प्रायिकता जो होती है आपकी वो क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो आज सीख लीजिए। आपकी प्रायिकता होती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई घटना घट रही है, तो क्या होगी, वो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी, और जो आपको चाहिए वो आपका अनुकूल परिणाम हो जाएगा। जो ये फार्मूला इसमें केवल ध्यान रखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, और इसको हम अंग्रेजी में चाहें तो PE बराबर E बटे NS लिख सकते हैं, ठीक है। यानी क्या, किसी घटना के घटने, ई माने हो गया इवेंट, किसी घटना के घटने की प्रायिकता बराबर किसी घटना के घटने की संख्या बटे कुल संभव, यानी यस माने होता है सम, यानी सभी घटनाओं के परिणामों की संख्या, ठीक है, यानी कुल संभव परिणामों की संख्या, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए नंबर 2 बात ध्यान रखना है इसमें। इसमें क्या होता है कि असंभव गणना पूछ लेता है, तो असंभव गणना जब कहेगा तो आपको ध्यान रखना है असंभव गणना क्या होता है, आपका होता है जीरो। अब कहेगा निश्चित गणना तो जीरो होता है, एक होता है, ये बात ध्यान रखना है। अगर कोई कहे प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक होती है, तो जीरो से एक के बीच में प्रायिकता होती है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आपको देगा, आपको ऑप्शन में दे रखेगा जीरो से एक, और आपको देगा, तो आपको ये बातें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रायिकता जीरो से बड़ी या इसके बराबर, या जीरो से एक से छोटी या इसके बराबर होती है, और ये ना तो ऋणात्मक होती है। आगे देखिए मैं आप लोग को करा रहा हूँ, दिखा भी, ये क्या होती है, ये ना तो ये हमेशा धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना है। जीरो के बराबर या बड़ी तथा एक से छोटी या एक के बराबर होती है, ये बात आप ध्यान जानते ही हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप इसमें क्या लिख सकते हैं, दो नहीं लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है। इसमें दो नहीं लिख सकते हैं, गिनती नहीं लिख सकते हैं, एक से बड़ी संख्या नहीं लिख सकते हैं, इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं लिख सकते हैं। सर इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप 0.235 लिख सकते हैं, ये सब प्रतिशत में लिख सकते हैं, लेकिन गिनती नहीं लिख सकते, एक से बड़ी संख्याएं नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया, ठीक है। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम आप लोग को आगे सिखाते हैं, क्या जानते हो, आगे मैं आप लोग को एक होमवर्क देता हूँ, और उसमें आप लोग कमेंट बॉक्स उत्तर दें। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि आभास संख्या, सबसे छोटी आभास संख्या बताइए क्या होगी, सबसे छोटी आभास संख्या क्या होगी, तो जल्दी से बताइए आपका क्या सबसे छोटी आभास संख्या होगी। आप लोग कमेंट में उत्तर दें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैंने आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को तैयार किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।